इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत की कौन सी कंपनी को थैंक्स बोला है और उसके पीछे क्या कारण है। चाइना के ऊपर भारत ने कौन से रूल्स को बदल दिया है और ईरान की आयरिश देना फ्रिगेट के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया था उसको लेकर कौन सी नई जानकारी आ रही है। इसके अलावा भी देश दुनिया से संबंधित कई सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं। एंड अगर आप जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड न्यूज या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं या फिर करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने आपके लिए छांट कर बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप की न्यूज कवर की है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि अभी अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट इशू करके बयान दिया है कि अमेरिका एक बार फिर से रियल एनर्जी डोमिनेंस की तरफ लौट रहा है। आज मुझे अनाउंस करते हुए ये गर्व हो रहा है कि अमेरिका टेक्सास के ब्राउन्सविले सिटी में 50 सालों के बाद अमेरिका की पहली नई ऑयल रिफाइनरी खोलने जा रहा है। 50 साल के बाद अमेरिका में एक नई रिफाइनरी खुलने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके आगे कहा कि ये रिफाइनरी खोलने में $300 बिलियन का खर्च आएगा और ये $300 बिलियन की हिस्टोरिक डील, जो अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, ये अमेरिकन वर्कर्स, एनर्जी सेक्टर और साउथ टेक्सास के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और मैं इस जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में हमारे पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इस इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस को मुबारकबाद दी है और धन्यवाद बोला है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज करने जा रही है या फिर रिलायंस के साथ अमेरिका की कोई और भी कंपनी है जो जॉइंट वेंचर में ये अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी रिफाइनरी खोलने जा रही है। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट काफी लंबी थी, लेकिन इसका मेन पार्ट यही था कि अमेरिका में उनके हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिफाइनरी खुलने जा रही है जो कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज खोलेगी। फिलहाल तो रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में जो रिफाइनरी ऑपरेट करती है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब अमेरिका में कितनी बड़ी रिफाइनरी खुलेगी ये तो खैर आने वाले समय में क्लियर होगा, लेकिन $300 बिलियन वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और डोनाल्ड ट्रंप इस डील से इतने खुश हो गए कि इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी अपनी स्टेटमेंट में मेंशन करते हुए खास तौर पर धन्यवाद बोला है। हालांकि अभी कुछ ही हफ्ते पहले तक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। जनवरी महीने में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर एक रिसेप्शन रखा था एंड हमने आपको बताया था कि इस इवेंट में दुनिया भर से कई सारे बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोगों को इन्वाइट किया गया था। भारत से भी 7 कंपनीज के हेड्स को इन्वाइट किया गया था। टाटा सन्स, भारतीय एंटरप्राइजेस, विप्रो, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा ग्रुप और जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, और उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मिसिंग था। कहने का मतलब है कि 2 महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप की गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे। एंड अब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ $300 बिलियन की डील सामने आ रही है। वीडियो को रिकॉर्ड करते समय तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं आई है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टाइल रहा है कि वो डील साइन होने से पहले ही उसकी अनाउंसमेंट ऑनलाइन कर लेते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या स्टेटमेंट इशू करती है, क्योंकि ये भी जो $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड इसको लेकर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट तो जरूर आएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। आपको याद होगा कोविड-19 के समय लॉकडाउन लगाना पड़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद हो गई थी और केवल एसेंशियल सर्विसेज ही चल रही थी। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई थी और बड़ी सारी इंडियन कंपनीज के शेयर प्राइसेस अचानक से काफी गिर गए थे। पूरे की पूरी मार्केट ही गिर रही थी, जिससे सरकार को डर था कि चाइना सस्ते दाम के ऊपर भारत की कंपनीज के शेयर खरीदकर उनका टेक ओवर नहीं कर ले, यानी कि कंपनी के अंदर मालिकाना हक नहीं हासिल कर ले। ऊपर से उस समय गलवान घाटी वाली घटना भी हुई थी, जिसकी वजह से भारत सरकार चाइना के साथ सावधानी बरत रही थी। इसलिए साल 2020 में भारत सरकार ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत जो भी देश भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, इन सभी देशों की कंपनीज अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उनको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी और जो अप्रूवल चाइनीज कंपनी से आते थे वो भी सालों तक पेंडिंग ही रहते थे और अप्रूवल देने में काफी समय लगाया जाता था और काफी सिलेक्टेड कंपनीज को ये अप्रूवल मिलता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को रोककर चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाहती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस रूल के अंदर कुछ रिलैक्सेशन अनाउंस कर दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को ही होने वाला है। नए रूल्स के मुताबिक अगर लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली किसी भी कंट्री की कंपनी की बेनिफिशियल ओनरशिप केवल 10% तक की है और उसका कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है तो वैसी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक रूट से भारत में आने दिया जाएगा, यानी कि उसके लिए हर बार भारत की सरकार का अप्रूवल लेना जरूरी नहीं होगा। सिंपल शब्दों में बोलें तो अगर किसी भी चाइनीज या फिर किसी और नेबरिंग कंट्री के इन्वेस्टर का शेयर माइनॉरिटी लेवल के ऊपर है और वो इंडियन कंपनी को कंट्रोल नहीं करता है तो अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन रखी गई है।
सरकार ने कहा है कि कंपनी का मेजॉरिटी कंट्रोल हमेशा इंडियन सिटीजन्स या फिर इंडियन कंपनीज के पास ही रहेगा। ऑटोमेटिक अप्रूवल बेशक भारत सरकार से नहीं लेना है, लेकिन कंपनी को इस सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होंगी और ये बताना होगा कि चाइना से कौन सी FTA आ रही है और कितनी आ रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, पॉलीसिलिकॉन और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इनमें अगर नेबरिंग कंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आते हैं तो उनको 60 दिनों के अंदर ही प्रोसेस करके डिसीजन लिया जाएगा। यानी जो इससे पहले प्रपोजल आते थे और उनके ऊपर कई महीने और सालों का समय लगता था, अब वैसा कुछ नहीं होगा। मिनिस्ट्री के अधिकारियों को यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को 60 दिन के अंदर ही अप्रूवल देना होगा और उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना के पास बहुत ही ज्यादा कैपिटल है और चाइना इस समय काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेकर बैठा है, जबकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि चाइना से कंट्रोल और रेगुलेटेड तरीके से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाए, ताकि भारत को टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन का बेनिफिट मिले। क्योंकि ये भी सच है कि चाइना के इन्वेस्टर्स अपने साथ केवल इन्वेस्टमेंट नहीं लाते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपर्टीज भी शेयर करते हैं। इसलिए जो भारत के स्टार्टअप हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको चाइना से इन्वेस्टमेंट मिले और वो चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर भारत आए। उनके लिए बहुत ही बड़े रिलीफ की बात है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने अपने पद से तुरंत प्रभाव से रिजाइन कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने डिसीजन पर्सनल रीजंस के कारण लिया है और कंपनी ने उनका रिजाइन एक्सेप्ट भी कर लिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक कोई नया CEO अपॉइंट नहीं किया था और कहा है कि फिलहाल के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ही इंटरिम तौर के ऊपर एयरलाइन को हैंडल करेंगे। पीटर एल्बर्स नीदरलैंड से हैं, यानी यूरोपियन कंट्री से हैं। इनके रेजिग्नेशन की टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग मानी जा रही है, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा दिसंबर महीने में हजारों फ्लाइट्स कैंसिलेशन के कारण भारत के एविएशन मार्केट में बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ गया था। उस समय तो खैर कंपनी ने अपने CEO को फायर नहीं किया था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही CEO का खुद ही रेजिग्नेशन देना, इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक्शन जरूरी भी था। वैसे कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी को एक इंडियन CEO को रखना चाहिए, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत का ही नागरिक हो। आपको क्या लगता है कि क्या ये डिमांड सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान की फ्रिगेट आयरिस देना को लेकर, जिसके ऊपर अमेरिका की सबमरीन ने हमला किया था। इस स्टोरी में एक नई डेवलपमेंट ऐड हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब US नेवी की सबमरीन ने ईरानियन वॉरशिप आयरिस देना के ऊपर टॉर्पीडो अटैक किया था, उस वक्त सबमरीन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 3 डिफेंस पर्सनल्स यानी कि 3 ऑस्ट्रेलियन सेलर्स भी मौजूद थे, जो इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर भेजे गए थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि वो भी सरकत में अमेरिका का साथ दे रहे हैं और ईरान की फ्रिगेट के ऊपर हमला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी उतना ही दोषी है जितना अमेरिका है। लेकिन इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से सफाई पेश की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेटमेंट इशू करके बताया है कि सबमरीन्स में जो उनके सेलर्स मौजूद थे उनको हमले से पहले ही स्लीपिंग क्वार्टर्स यानी कि कैबिन्स के अंदर भेज दिया गया था, ताकि वो अटैक के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर रहें। स्लीपिंग क्वार्टर्स सबमरीन के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सेलर्स रेस्ट करने और सोने के लिए जाते हैं। वहां से सबमरीन्स के ऑपरेशन का कोई काम नहीं होता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने अटैक में कोई भी डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि वो सिर्फ ऑकस मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर US सबमरीन की फ्लीट के ऊपर डिप्लॉयड थे। यानी कि अमेरिका के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 सेलर्स को भेजा था और उनको ये पहले से जानकारी नहीं थी कि कुछ दिनों के बाद यही सबमरीन ईरानियन वॉरशिप के ऊपर हमला कर देगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन सेलर्स को स्लीपिंग क्वार्टर्स में भेजना एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया को इस ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन से डिस्टेंस दिखाना था, दूरी बनानी थी और ये दिखाना था कि हम इस हमले में बिल्कुल भी अमेरिका के साथ नहीं है और हमने इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, ताकि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्ट वॉर पार्टिसिपेंट नहीं माना जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान इजराइल वॉर से रिलेटेड। ईरान वॉर तो खैर अब 10-12 दिन से चल रहा है, लेकिन 3 दिन पहले इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को भी टारगेट किया था। ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन के ऊपर भी स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पहली बार हुआ जब इजराइल ने सीधा ईरान के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया हो। ऐसे में न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने इस स्टेप के ऊपर इजराइल के साथ नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि स्ट्राइक्स में ईरान के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट ना किया जाए। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि अगर वॉर खत्म होता है, ईरान के अंदर किसी भी तरह वहां पर वो तख्ता पलट करने में सफल होते हैं, तो अमेरिका फ्यूचर में ईरान के ऑयल सेक्टर के साथ कॉपरेशन करेगा
और जैसे आज अमेरिका वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, सेम वैसे ही अमेरिका ईरान के ऑयल एंड गैस को भी कंट्रोल करना चाहता है। और वो तभी हो पाएगा जब वहाँ पर ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वहाँ की ऑयल एंड गैस कंपनीज और रिफाइनरीज वहाँ पर ऑपरेशनल होंगी। ऊपर से ये भी खतरा है कि अगर इसी तरह से ईरान के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया तो ईरान मिडिल ईस्ट के सभी देशों के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर मैसिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑयल शॉर्टेज के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड इफेक्ट होगा और ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में एंटर हो सकती है। इसलिए ये वॉर शुरू होने के बाद पहली बार है जब अमेरिका ने इजराइल के ऊपर किसी मिलिट्री एक्शन को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को फॉलो भी करेगा, अमेरिका की बात मानेगा भी, या फिर ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता रहेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।